भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज़्यादा दिन पूर्ण कर लिए हैं अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के। वहीं पर हम इसके ऊपर जानेंगे प्रख्यात समाजवादी चिंतक दीपक मिश्रा जी की क्या प्रतिक्रिया। सर, किस तरह से देखते हैं कि सबसे ज़्यादा दिन पूर्ण करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चुके हैं? ये तो कोई उपलब्धि नहीं है। किसी भी राजनेता का जब मूल्यांकन हो तो इस कारण न हो कि वो कितने दिनों तक कुर्सी पर रहा, इस कारण हो कि कुर्सी पर रहते हुए उसने राष्ट्र का नाम कितना ऊंचाई पर प्रतिस्थापित किया, अपने देश की समस्याओं के समाधान में कितने मानक स्थापित किए। जैसे आज भी हमारा देश भारत दुनिया के सबसे आबादी के दृष्टिकोण से दुनिया में सबसे बड़ा देश भारत आज भी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत अस्थायी सदस्य नहीं है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा, भारत की सबसे बड़ी भाषा, जिस भाषा में भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, हिंदी, हम सबकी मादरे वतन, आज भी सुरक्षा परिषद में आधिकारिक भाषा की दर्जा से वंचित है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी आधिकारिक भाषा नहीं है। मैंने पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को, इसका प्रत्युत्तर आया, विचार किया जा रहा है। दूसरी बात, कश्मीर, गुलाम कश्मीर, पीओके क्या भारत का हिस्सा हो चुका? नहीं। हम शिव भक्त हैं। हमें अगर कैलाश जाना है तो चीन से वीजा लेनी पड़ती है। मानसरोवर पे तिरंगा हम नहीं लहरा सकते। वो तो विकास तो प्रक्रिया है ना। अगर हमारे पास फॉरेक्स बढ़ेगा तो फॉरेक्स की तुलना में तो कर्ज भी तो बढ़ रहा है। मानव विकास सूचकांक में जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे तो देश 129वें स्थान पे था। आज जानते देश 130वें स्थान पे है, एक कदम पीछे। कैसी मसाल लेके चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। तो सर, जहाँ भी इससे ये सबसे बड़ा कार्यकाल पूर्ण होने पर भाजपा कार्यकर्ता इसका जश्न भी मना रहे हैं, वो भी धूमधाम से, कहीं पेड़ लगाकर तो कहीं किसी भी तरह से वह अपना संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री तक। तो इससे किस तरह देखिए, जो चालाक राजा होता है वो अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए अपनी जनता को उत्सव में उलझा देता है। तो मोदी जी तो हर बात पे उत्सव कर देते हैं। मेलोनी जी को मेलोडी दिया उत्सव, वो महिला राष्ट्रपति से हाथ मिलाया तो उत्सव। तो ये तो उत्सव धर्मी हमारे राजा महाराज मोदी उत्सव धर्मी राजा हैं। उनकी असफलताओं पे कोई सवाल न खड़ा करे, ये न पूछ दे कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य क्यों नहीं। भारत की प्रतिनिधि भाषा हिंदी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ में आधिकारिक भाषा की दर्जा से वंचित क्यों है। भारत मानवीय विकास के सूचकांक में 129 देशों से पीछे क्यों है। हमारा पासपोर्ट 77वें स्थान पर क्यों है। आज भी पीओके भारत का हिस्सा क्यों नहीं है। आज भी हम कैलाश और मानसरोवर में वीजा के बिना, चीन के वीजा के बिना दर्शन नहीं कर सकते, वहां अपनी तिरंगा नहीं फहरा सकते। इन सवालों पे सवाल न खड़े हों, एक विमर्श न बने, इसलिए वो उत्सवों में। भाई, लंबा जीवन जीना कौन सी बड़ी बात है। सार्थक जीवन जियो। भगत सिंह क्या लंबा जीवन जिए थे? राजा राम क्या लंबे दिनों तक शासन किया था? नहीं। जितने दिनों तक शासन किया था उतने दिनों में आर्थिक विषमता को नियंत्रित कर लिया था।
उस दिनों जो आपसी वैर था जनता में, समाप्त कर दिया था। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। और मोदी जी के राज में आर्थिक विषमता बढ़ी, यानी आर्थिक मोर्चे में असफल। जो हमारे नागरिकों में बैर भाव बढ़ा, हिंदू मुसलमान बढ़ा, जाति विद्वेष बढ़े, यानी कि सामाजिक मोर्चे पर विफल। और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्य अगर सुरक्षा परिषद का नहीं है, यानी हम वैदेशिक मोर्चे पर भी असफल रहे। और अगर पीओके भारत का अंग नहीं बना, यानी कि हम सामरिक मोर्चे पर भी असफल रहे। तो दसों दिशाओं में हमारे राजा असफल हैं, लेकिन वो दुमदुभी बजवा रहे हैं, मृदंग बजवा रहे हैं, ताकि असफलताओं पर एक उत्सव के शोर रूपी चादर को डाल सकें। तो दीपक जी, जहां पर इतने लंबे कार्यकाल में आपको क्या लगता है मुख्यतः जो है किन मुद्दों पर कामयाबी पानी चाहिए देश की सरकार को, हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि वो भी जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार जो इतना लंबा कार्यकाल रहा और वहीं पर जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे क्या भटक गई है सरकार। सबसे पहले आंतरिक मोर्चों पर हमारी सरकार को जो आर्थिक विषमता है उसे घटाना चाहिए था। अमीर गरीब की खाई को कम करना चाहिए था। अरबपतियों की संख्या देश के विकास का पैमाना नहीं होता। जो सामाजिक विद्वेष फैला जा रहा है, जातिवाद, सांप्रदायिकता, इस पे अस्थायी अंकुश लगाना चाहिए था, ना कि सामाजिक विद्वेष को बढ़ाकर अपने सत्ता रूपी कमल को खिलाने में लगना चाहिए था। और भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के लिए प्राण से लगना चाहिए था। हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देनी चाहिए थी, क्योंकि प्रधानमंत्री वोट तो हिंदी में ही मांगते हैं। तमिल में भी जाते तो हिंदी में ही वोट मांगते हैं। मतलब जिस भाषा में आप वोट मांग रहे हो, उस भाषा के सम्मान के लिए आपने कुछ किया ही नहीं। खैर, और मुझे लगता है कि सफलताओं का आकलन किसी के भी लंबे जीवन से नहीं करना चाहिए। लंबे समय तक राजा रहे, इसमें क्या है। राजा तो आप इसलिए भी हो सकते हो कि अपनी पार्टी के समूचे नेतृत्व को आपने खत्म कर दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन को नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने, महाराज मोदी जी ने एक मानव दर्शन में बदल दिया। एक मानव दर्शन में। आज क्या भाजपा के अंदर कोई सवाल खड़ा कर सकता है कि स्वदेशी आंदोलन का क्या हुआ? आपने पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था अपने मित्रों द्वारा पोषित बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंप दिया। और पूरी की पूरी, मैं तो अडानी और अंबानी की भी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी ही कह रहा हूं। छोटे व्यापारी कहाँ हैं हमारे? देशज पूंजी कहाँ है हमारी? देशज पूंजी और देशज तकनीक पर आधारित उद्योग तो मर चुका है। वो तो गिरवी रख दिया गया है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले। आज आप जहां जाइए, पेट्रोल पे कब्जा एक कंपनी का, मोबाइल की सिम पे कब्जा एक कंपनी का। तो हमारी तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को महाराज मोदी जी ने अपने परम मित्र, दो परम मित्रों के की तिजोरी में गिरवी रख दिया है। नाम आप भी जानते हैं, नाम हम भी जानते हैं। तो सर, किस तरह से ये लंबे कार्यकाल को कहीं ना कहीं आप विफल देखते हैं? पूर्णतया विफल, पूर्णतया विफल। अच्छा होता कि इनका कार्यकाल छोटा ही होता, पर लाल बहादुर शास्त्री जैसा होता। ईमानदारी ऊपर से लेकर नीचे तक झलकती। अच्छा होता कि इनका कार्यकाल अति सूक्ष्म होता, लेकिन उस कार्यकाल को हम उदाहरण के रूप में लेते और कहते, देखो हमारे प्रधानमंत्री ने साहस दिखाया और पीओके को भारत में ला दिया। हमारे प्रधानमंत्री ने वैदेशिक मोर्चों पे भारत माँ के आंचल को परचम बनाकर लहराया और भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना दिया। देखो हमारे प्रधानमंत्री ने भारत की भाषिक एकता को कितना मजबूत किया कि गुजरात भाषी प्रधानमंत्री ने हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ में न केवल बोला, अपितु हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिला दिया।
काश ऐसा हुआ होता। यह भी हुआ होता कि हम बड़े शान से कहते कि आज हम प्रति व्यक्ति आय के मामले में 145वें स्थान पर नहीं, शीर्ष 3 में हैं, जैसे अरबपतियों के मामले में शीर्ष 3 में हैं। तो मुझे लगता है कि आम जन को सशक्त करने की बजाय हमारे प्रधानमंत्री ने सिर्फ चंद अरबपतियों को मजबूत किया। वरना ऐसा कैसे है कि अरबपतियों के मामले में हम तीसरे स्थान पर और प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम 145 देशों से पीछे? कैसे संभव है संभव? तो आज तो भारत को उन्होंने उस दोराहे में ला दिया जहां गरीबी का विशाल समुद्र लहरें ले लेकर चिढ़ा रहा है। उसमें एक सुंदर टापू है जिसमें सिर्फ अरबपति रहते हैं, अच्छी जिंदगी जीते हुए। गरीब आदमी तो या तो काकरोच है या कीड़े मकोड़े है। तो ये थे हमारे साथ में प्रख्यात समाजवादी चिंतक दीपक मिश्रा, जहां उन्होंने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये सर्वाधिक कार्यकाल को लेकर के जहां उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और बताया है कि विफलता के ये जो हज़ारों दिन हैं कहीं ना कहीं आम आदमी पर भारी पड़े हैं। आप देखते रहिए HT न्यूज़, सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ।